यस, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज आज का हमारा टॉपिक है रेंट, लगान। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, लगान कहते किसे हैं? लगान क्या है? व्हाट इज़ रेंट? जो भी हम लैंड के इस्तेमाल के लिए, भूमि के इस्तेमाल के लिए जो भी पेमेंट की जाती है उसी को हम रेंट कहते हैं। आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें हमने कहा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? जो हमारा क्या है, जिसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, पूंजी, उद्यमी और भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट्स की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर प्राइस। जैसे लैंड पर रेंट दिया जाता है, लगान दिया जाता है। लेबर को उसके काम के बदले में हम वेजेस देते हैं। कैपिटल अगर हम यानी पूंजी उधार लेते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर अपने काम के बदले में प्रॉफिट लेना चाहता है। तो ये 4, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर आवर 4 फैक्टर प्राइजेस। आपने लास्ट चैप्टर में हमने फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारे फैक्टर प्राइजेस कौन कौन से हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसी में से आज हमारा टॉपिक है रेंट। अब रेंट कहते किसे हैं? जो भी भूमि के लिए या भूमि पर बनाई गई चीज़ों के लिए जो भी हम पेमेंट करते हैं उसके इस्तेमाल के लिए, उसी को लगान कहा जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप कोई आपने घर किराए पर लिया, वो लैंड पर घर बनाया गया और उस घर का किराया जिसने वो बनाया है, जिसके नाम पर है, वो आपसे उसका किराया वसूल कर रहा है, उसी को हम रेंट कहेंगे। तो अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका क्या कहना है कि लगान जो है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, जैसे हमारे रिकॉर्डो जो हैं, उन्होंने कहा है, और बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने आर्थिक लगान के यानी लगान के बारे में कहा है। अब जो हमारा लगान है वो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि रेंट जो है वो सिर्फ क्या है, जो लैंड के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को ध्यान में रख कर के लिया जाता है, उसी को हम रेंट कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम लगान जो देते हैं वो लगान जो है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग्स। एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग्स के डिफरेंस को ही हम लगान कहते हैं। अब ये जो लगान है गर्ल्स, इसी को हम 2 पार्ट्स में, इस चैप्टर को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे जे.एस. मिल हो गए, उनका क्या कहना है? अब क्वेश्चन उठता है, एक्चुअल अर्निंग किसे कहते हैं और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है? एक्चुअल अर्निंग जो आपको वास्तव में प्राप्त हो रही हैं, और ट्रांसफ़र अर्निंग इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत को भी हस्तांतरण लागत कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी अगला अच्छा विकल्प क्या होगा, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक एग्जांपल लेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। एक पियन आपके कॉलेज में जॉब करता है, उसको हम पे करते हैं 2000 रुपये पे कर रहे हैं, और अगर लेकिन वो बैंक में जाकर के अगर पियन की जॉब ढूंढता है तो उसे 2500 मिलेंगे। मैंने क्या कहा? 2000 रुपये उसे कॉलेज में मिल रहे हैं, लेकिन उसको 2500 रुपये मिल सकते थे। तो उसकी एक्चुअल अर्निंग क्या है? 2500 है। ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है? 2000 रुपये। तो डिफरेंस जो हमारा है दैट इज़ 500 इज़ आवर रेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग के डिफरेंस को ही हम रेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेंट?
टाइप्स कौन कौन सी हैं रेंट की, रेंट कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक रेंट के बारे में। इकोनॉमिक रेंट क्या है, यानी आर्थिक लगान हम किसे कहते हैं, जो सिर्फ भूमि के उपयोग के लिए दिया जाता है उसको हम आर्थिक लगान कहते हैं। जैसा रिकॉर्डो ने कहा था कि रेंट जो है वो सिर्फ लैंड के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, उसी को हम इकोनॉमिक रेंट कहेंगे। मेरे ख्याल समझ में आ गया। ग्रॉस रेंट हमारा नेक्स्ट है। ग्रॉस रेंट यानी कि कुल लगान। कुल लगान का मतलब है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सिर्फ ये तो हो गया सिर्फ लैंड पर दिया जाता है। ये क्या है, लैंड जो हमारा है उस पर दिया जाएगा, उस पर हमने कोई वेल खुदवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई हमने वहाँ पर कोई कैनाल हमने निकलवा दी, उसके लिए दिया जाएगा। इन सब के लिए जो हम पे करते हैं उसी को हम ग्रॉस रेंट कहते हैं। यानी आपने एक घर किराए पर लिया, उस खाली घर का किराया 2000 रुपये है, लेकिन अगर आपको लैंडलॉर्ड उस घर के साथ साथ आपको फर्नीचर भी दे रहा है, एसी भी लगा के दे रहा है, आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो ऑब्वियस है उसका किराया बढ़कर 2 की जगह 2500 रुपये हो जाएगा। तो ग्रॉस रेंट क्या है, जब सब चीज़ों के लिए हम पेमेंट करते हैं उसी को हम ग्रॉस रेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्केर्सिटी रेंट। स्केर्सिटी मीन्स कमी के कारण, भूमि की कमी के कारण जो रेंट होगा उसी को हम स्केर्सिटी रेंट कहेंगे। जैसे अब सपोज, अब एक एग्जांपल सुनेंगे। हमने ना लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिकॉर्डो डिवाइड किया, रिकॉर्डो ने ABCD 4 टाइप्स का लैंड है, और इन 4 टाइप्स के लैंड का मतलब क्या हो गया, A जो है मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ठीक है, बहुत फर्टाइल है। B जो है लेस फर्टाइल है, लेस देन A टाइप लैंड। C जो वो है और लेस देन फर्टाइल है, लेस देन बी, ठीक है। और डी क्या है, इट इज़ अ मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड मीन्स नो रेंट लैंड, जिस पर कोई किराया नहीं लिया जाता, उसको हम डी टाइप लैंड कहते हैं, यानी मार्जिनल लैंड कहते हैं। ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब ए फर्टाइल लैंड है, इसीलिए यहाँ पर रेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, बी पर रेंट जो है उससे कम होगा, और सी पर रेंट जो है वो उससे भी कम होगा। दिख रहा है, सी द डिफरेंस। और डी क्या है, नो रेंट लैंड, जहाँ पर कोई भी हमें रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा डी टाइप लैंड है, राइट। तो ये स्केर्सिटी रेंट, यानी आप देखें रेंट अराइज क्यों हुआ। एक क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर रेंट पहले क्या था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, डिमांड कम थी, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा था, तो कोई रेंट नहीं था, कोई भी कहीं जा कर के अपना मकान बना करके और रह सकता था, किसी भी लैंड एरिया पर खेती बाड़ी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी लैंड की डिमांड बढ़ती गई, लैंड की डिमांड बढ़ती गई, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रही, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ। उसी के कारण लैंड को हमने फर्टाइल, लेस फर्टाइल और लेस देन बी टाइप लैंड, फर्टाइल या मार्जिनल लैंड, इन 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हमने डिवाइड किया तभी से हमने रेंट भी पे करना शुरू किया। यानी बेलोचदार होने के कारण हमारी मांग जो है वो तो हमारी बढ़ती या कम रहती है, लेकिन सप्लाई जो है इट इज़ इनइलास्टिक। इसीलिए जो है हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारा स्केर्सिटी रेंट क्या है, जो भूमि की कमी के कारण दिया जाता है, उसी को हम दुर्लभता लगान कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल रेंट। डिफरेंशियल मीन्स जो भेदात्मक लगान हम जिसे कहते हैं, डिफरेंशियल रेंट। अब डिफरेंशियल रेंट क्या है, जो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जो बहुत फर्टाइल है उसका रेंट ज़्यादा होगा, जो कम फर्टाइल है उसका जो कम उपजाऊ है उसका रेंट उससे कम होगा। तो इसी को हम भेदात्मक लगान कहते हैं, जो भूमि शक्ति में भेद पाए जाने के कारण उत्पन्न होता है, उसी को डिफरेंशियल रेंट कहा जाता है। भेद का मतलब क्या हो गया, उसकी उपजाऊ शक्ति में अंतर होने के कारण जो पाया जाता है उसी को डिफरेंशियल रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल रेंट। सिचुएशनल रेंट का क्या मतलब है, वो ज़मीन
जो मार्केट के पास है वहाँ पर रेंट कम होगा, जो मार्केट से दूर है उसका रेंट ज़्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी जो बहुत दूर है हमारी मार्केट से, वहाँ पर उसका रेंट जो है रेंट कम होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वहाँ पर ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जो मार्केट के पास है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होंगे, मार्केट के पास जो लैंड है उसका हमारा रेंट जो है वो कम होगा, और जो मार्केट से दूर है, अवे फ्रॉम मार्केट, उसका रेंट ज़्यादा होगा। राइट? आ गया समझ में? यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, और जो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना के बराबर पे करनी पड़ेगी। उसे हम सिचुएशनल रेंट कहते हैं। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ रेंट, जिसको हमने 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है थ्योरीज ऑफ रेंट। रेंट की थ्योरीज कौन सी हैं? अब ज़रा हम इसे ध्यान से सुनेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, ये रिकॉर्डो ने रेंट को कहा था कि जो सिर्फ लैंड के लिए दिया जाता है, भूमि के उपजाऊ शक्ति के लिए दिया जाता है, उसी को हम रेंट कहते हैं। एक रिकॉर्डियन थ्योरी है और दूसरी हमारी मॉडर्न थ्योरी है। राइट? अब ज़रा इसको ध्यान से सुने। रिकॉर्डियन थ्योरी या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हमारे रिकॉर्डो हैं, और रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड जो है वेरिएबल है। डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। डिमांड में चेंजेस होते हैं, सप्लाई कांस्टेंट है, इसीलिए रेंट जो है क्या है, जो सिर्फ लैंड पर दिया जाता है उसी को हम रेंट कहते हैं। अब इसने क्या कहा, अब कुछ इसके ने अजम्पशंस बताई हैं, आप अजम्पशन ज़रूर बताएंगे। अजम्पशंस में क्या है, फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्टिलिटी में चेंज होने के कारण सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, जैसा अभी मैंने बताया, सप्लाई ऑफ लैंड इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, उसकी जो है उर्वरा शक्ति के अनुसार दिया जाता है, इसके अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। इनका रिकॉर्डो का कहना है लैंड पर हम बिल्डिंग्स बना करके रेंट नहीं ले सकते हैं, लैंड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, वो है खेती बाड़ी करना, और कोई इसका इस्तेमाल है ही नहीं। फिर प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, पर प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलता है, और इनके अनुसार नो रेंट लैंड भी हमें देखने को मिलती है। नो रेंट लैंड मतलब मार्जिनल लैंड भी होगी, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, रिकॉर्डो ने ही ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और डी टाइप जो है वो हमारा मार्जिनल लैंड है। राइट? इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है हम डिटरमाइन कैसे करते हैं रेंट को। रिकॉर्डो जो है डिटरमाइन कैसे करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। ये मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा कि लास्ट फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में भी हमने बताया था, जो फैक्टर प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड फॉर लैंड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। अब हमारा क्या कहना है कि सप्लाई जो है वो तो कांस्टेंट रहती है, सप्लाई में किसी तरह का हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सप्लाई कांस्टेंट है, और सिर्फ डिमांड के कारण ही रेंट जो है वो अराइज होगा। ये डी है। रेंट कितना हुआ, रेंट हुआ OR के बराबर। यहाँ पर आपने रेंट ले लिया और यहाँ पर लैंड ले लिया। लैंड की सप्लाई OS है, नो चेंज इन सप्लाई, लेकिन डिमांड जो है, अगर डिमांड बढ़कर D1 हो जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है रेंट बढ़ जाएगा। डिमांड कम होकर D2 हो जाती है तो हमारा रेंट कम होकर के R2 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हम रेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन रिकॉर्डो ने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के लिए इसने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया, यानी विस्तृत खेती और गहन खेती, इंटेंसिव कल्टीवेशन। राइट?
अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटेंसिव कल्टीवेशन की। इंटेंसिव कल्टीवेशन, राइट। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है गहन खेती, जहाँ पर हम लैंड को घटा बढ़ा नहीं सकते। गहन का मतलब क्या है? लैंड एरिया छोटा होगा लेकिन हम लेबर की डोजेस को बढ़ाते चले जाएंगे। लैंड रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें लैंड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लैंड फिक्स है, लैंड को घटाया और बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब ज़रा देखेंगे, अब ना हाँ यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ लेबर, डोजेज ऑफ लेबर। हम डोजेज ऑफ लेबर लेते हैं एंड यहाँ पर हम क्या लेते हैं? प्रोडक्शन। डोजेज ऑफ लेबर, 1 हेक्टेयर लैंड पर हम बात कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर लैंड पर हमने लेबर लगाई, 1 लेबर लगाई, प्रोडक्शन किया 100 यूनिट का। सेकेंड लेबर लगाई, आप ध्यान में रखेंगे जैसे जैसे डोजेज ऑफ लेबर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा रेंट जो है वो कम होता चला जाएगा। फर्स्ट डोज ऑफ लेबर, उसमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, सेकेंड डोज ऑफ लेबर पे 80 यूनिट्स का, थर्ड ने 60 का, फोर्थ ने 40 का, राइट। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज रेंट। अब ए ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है और फोर्थ ने सबसे कम प्रोडक्शन किया है, तो ए का जो रेंट है, ए यानी फर्स्ट जो हमारे लैंड एरिया है, 100 माइनस 40, 60 इज़ अवर रेंट, 40, 20 और यहाँ पर 0, कोई भी रेंट नहीं है। आप देख रहे हैं रेंट कम ही कम होता जा रहा है। इसको ना हम प्लॉट भी कर सकते हैं एक टेबल पर। यहाँ पर आपने ले लिया डोजेज ऑफ लेबर, लेबर एंड कैपिटल जो भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने रेंट ले लिया, प्रोडक्शन ले लिया, राइट। प्रोडक्शन पहले ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, जैसे जैसे लेबर की डोजेस बढ़ती जा रही हैं हमारा प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है, राइट। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट डोज ऑफ लेबर में आपने क्या देखा कि हमारा जो रेंट है वो इसके बराबर है। सेकंड में रेंट कम हो गया, थर्ड में रेंट और कम हो, फोर्थ में कोई रेंट है ही नहीं। ये तो हुआ इंटेंसिव कल्टीवेशन। अगर हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि विस्तृत खेती के बारे में बात करेंगे, तो विस्तृत खेती क्या है? जहाँ पर हम लैंड को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर हम लैंड को बढ़ाएंगे, ABCD 4 तरह का आपने लैंड ले लिया। अब ए पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, बी पर उससे कम, सी पर उससे कम और डी पर सबसे कम होगा। दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए इट इज़ मोस्ट फर्टाइल लैंड, बी उससे कम फर्टाइल है, सी उससे कम है और डी मार्जिनल लैंड है, यानी जिस पर कुछ भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन उठता है रेंट कितना होगा? वही यही 10 माइनस 4 6, 4 2 0, दिस इज़ अवर रेंट। अब इसको भी हम यहाँ प्लॉट करें, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ डोजेज ऑफ लेबर हमने लिया था, यहाँ पर हम लैंड ले लेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्शन लेंगे या फिर हम रेंट लेंगे। प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन एंड रेंट दोनों ले लो, यहाँ पर भी प्रोडक्शन एंड रेंट, राइट। फर्स्ट टाइप ए टाइप लैंड पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, बी पर उससे कम है, ठीक है, और सी पर उससे भी कम है और डी पर सबसे कम है, राइट। इसमें भी रेंट कितना हुआ? ये बी पर रेंट उससे कम, सी पर उससे भी कम। हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में हम क्या देखते हैं? ए टाइप लैंड पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, राइट। अब इसको ना हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। ABCD 4 तरह का लैंड जो बनाया है, ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में, विस्तृत खेती में, यहाँ पर आपने आउटपुट ले लिया और यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट ले लिया। आपको ध्यान होगा आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो बनाया था, हमने किस में? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, 3 स्टेजेस हमने बनाई थी, आपको ध्यान होगा, जो प्रोडक्शन फंक्शन में। अब यहाँ पर भी सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स बनाएंगे, ध्यान आया?
सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये सारा आपको शो करके दिखाना है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। सेकंड स्टेप क्या था, एवरेज कॉस्ट। थर्ड स्टेप क्या था, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये ए टाइप लैंड है, ये बी है, ये सी है और ये डी टाइप लैंड है, राइट। अब एम सी एम आर के इक्वल कहाँ है, यहाँ पर सेम। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। सी द डिफरेंस, और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, फिर एम सी बनाएंगे, एम सी कर्व बनाएंगे, एम सी कर्व बनाएंगे। एम सी एम आर के इक्वल कहाँ है, हम यहाँ बनाएंगे। ध्यान कर लें आप, वही फिगर हैं सेम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में बनाए थे। अब यहाँ पर देखें, ये कॉस्ट है और ये रेवेन्यू, यही रेंट है। यहाँ पर रेंट थोड़ा कम हो गया, दिख रहा है डिफरेंस। यहाँ रेंट ज़्यादा है, डिफरेंस सी और सी आर का ज़्यादा है। यहाँ सी और आर का डिफरेंस थोड़ा कम है और यहाँ पर बिल्कुल ही कम है, दिख रहा है। सी द डिफरेंस, ये रेंट ज़्यादा है, रेंट कम है, उससे कम हुआ और यहाँ पे नो रेंट, मार्जिनल लैंड आ गया, नो रेंट हमें देखने को मिलेगा। ये तो थे हमारे रिकॉर्डो की थ्योरी, जिसने जो है पूरा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। यानी हमने इसे किस तरह एक्सप्लेन किया, आपने थ्योरीज ऑफ रेंट में रिकॉर्डो की थ्योरी बताई, उसके अजम्पशंस आपने बताई, अजम्पशंस के बाद डिटर्मिनेशन बताया जिसको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कल्टीवेशन में हमने डिवाइड किया। उसके बाद आपने इंटेंसिव कल्टीवेशन का फिगर एंड टेबल बनाया, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का फिगर एंड टेबल बनाया। अब क्वेश्चन उठता है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के क्या व्यूज़ हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। वास्तविक आय और एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग्स। ठीक है, ट्रांसफ़र अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल अर्निंग किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया। ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम जो है एक्चुअल ट्रांसफ़र अर्निंग्स कहते हैं। अब क्वेश्चन उठते हैं, वाई डज रेंट अराइज, लगान उत्पन्न क्यों होता है। अब सबसे पहले हम वाई डज रेंट अराइज, क्यों उत्पन्न होता है इसको ना, यानी पहली बात तो रेंट इसीलिए हुआ ना, क्योंकि डिमांड जो है वो इलास्टिक है और सप्लाई इन इलास्टिक है। डिमांड में हमारे चेंजेस होते चले गए, इसीलिए रेंट भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई हमारा रेंट बढ़ता गया, राइट। अब इसको ना, जो हमारे साधन हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और अविशिष्ट साधन है। विशिष्ट साधन क्या हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स वो हैं जिनका सिर्फ एक ही प्रयोग किया जाता है, एक ही प्रयोग किया जाता है, उसको हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। यानी लैंड है, उस लैंड पर सिर्फ गेहूं की खेती की जाती है, उस लैंड पर घर नहीं बनाया जाएगा, ये स्पेसिफिक फैक्टर है जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि कोई चेंज तो हम कर ही नहीं सकते। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या थी कि वो चपरासी यहाँ पर भी काम कर रहा है, कॉलेज में भी काम कर रहा है और वो बैंक में भी काम कर सकता है, तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 500 रुपये उसे मिली थी, वहाँ 2000 मिल रहे थे, वहाँ 2500 मिल सकते थे। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर, वो सिर्फ चपरासी सिर्फ हमारे कॉलेज में काम कर सकता है और कहीं नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो होगी स्पेसिफिक फैक्टर्स के केस में। लेकिन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं, जिनके बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। अब क्या मतलब हो गया इसका कि आप उस लैंड पर आप घर भी बना सकते हैं, उस लैंड पर मॉल भी बना सकते हैं, उस लैंड को खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, बढ़ती चली जाएगी।
आ गया समझ में? ये तो था हमारा एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग। जैसे आपने रिकॉर्डो की थ्योरी में डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट किया था, इसी तरह मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के केस में भी डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट करेंगे। अब इसको हम किस तरह करेंगे ज़रा उसे सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेंट ऑफ लैंड। क्या होगा कि सेम फिगर जहाँ पर सप्लाई कांस्टेंट है, ये लैंड है, ये रेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड के अकॉर्डिंग रेंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डिमांड बढ़कर D1 हो जाती है तो रेंट बढ़कर R1 हो जाएगा। डिमांड कम होकर के D2 होती है तो रेंट कम होकर R2 हो जाएगा। सेम डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट कि ये क्या कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी, सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड में चेंजेस के कारण ही हमारा जो है क्या है रेंट अराइज होता है। अब क्वेश्चन सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस, जो अभी हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके लिए इसके ये जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, राइट, perfectly inelastic supply and less elastic। इन तीनों को हम 1 by 1 अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़रा सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे ज़रा आप उसे समझेंगे। डिमांड में तो चेंज हो सकता है लेकिन डिमांड में चेंज हो सकता है लेकिन सप्लाई जो है वो परफेक्टली। अब यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर जो हमने लिखा है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। ज़रा ना एक फिगर बनाते हैं, बहुत आसानी से समझ लोगे। यहाँ पर आपने कैपिटल ले लिया, रेंट ले लिया, लैंड और यहाँ पर आपने रेंट ले लिया। सप्लाई जो है इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार है। ये हमारा डिमांड कर्व है। आपने क्या देखा कि लैंड की डिमांड कितनी की जा रही है, OL के बराबर, और जो हमारा रेंट है वो OR के बराबर। सप्लाई हमारी इतनी है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारा लैंड जो है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन रेंट में आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा। रेंट जो है उसमें अब रेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से, ध्यान से सुने, एक्चुअल अर्निंग दैट इज़ इक्वल टू ट्रांसफ़र अर्निंग, दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा लैंड बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं। जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही हमने सप्लाई में भी चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड के इंक्रीज़ होने पर सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई। इसीलिए एक्चुअल अर्निंग इज़ इक्वल टू ट्रांसफ़र। अगर एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफ़र अर्निंग्स के बराबर हैं तो क्या होगा, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। रेंट का फॉर्मूला है हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये 10 है ये भी 10 है तो रेंट कितना हुआ, 0। तो रेंट किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 0, नो चेंज इन रेंट। अब ज़रा हम इसको यहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं टेबल में। एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफ़र अर्निंग और रेंट क्या है, एक्चुअल अर्निंग भी 10-10 है और ट्रांसफ़र अर्निंग भी 10-10 है। रेंट कितना हो गया, 0, नो चेंज इन रेंट, राइट। बट इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, अब हम बात कर रहे हैं इनइलास्टिक सप्लाई कर्व की। अब ज़रा फिगर देखेंगे, ज़रा देखने की कोशिश करें। यहाँ पर आपने लैंड ले लिया, यहाँ पर आपने रेंट ले लिया। अब इनइलास्टिक सप्लाई है मतलब नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारी डिमांड है, ये हमारा रेंट है, राइट। अब अगर डिमांड इंक्रीज़ करती है तो हमारी सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेंट बढ़कर R1 हो जाएगा। सप्लाई कांस्टेंट है, दैट मीन्स ट्रांसफ़र अर्निंग इज इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र अर्निंग तो है ही नहीं क्योंकि सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्चुअल अर्निंग के बराबर ही हमारा रेंट होगा।
अब ज़रा देखेंगे, अगर रेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं, एक्चुअल अर्निंग 10 है, ट्रांसफ़र अर्निंग 0 है, क्यों? क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज़ रेंट? रेंट इज़ इक्वल टू 10। 10 क्या है? एक्चुअल अर्निंग्स के बराबर, यानी दिस इज होल इज़ आवर एक्चुअल अर्निंग्स, और ये एक्चुअल अर्निंग जो है यही हमारा रेंट है। रेंट कितना है? OR1 के बराबर हमारा रेंट है। इसको भी हम यहाँ पर शो करके दिखाएंगे, एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफ़र अर्निंग्स एंड रेंट। क्या है? एक्चुअल अर्निंग हमारी 10 है, लेकिन ट्रांसफ़र अर्निंग हमारी 0 है, तो रेंट किसके इक्वल होगा? एक्चुअल अर्निंग के बराबर आएगा। दिख रहा है दोनों जगह हमारा 10 है। दिस इज़ इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। लेकिन जब आप बात करेंगे लेस देन ए यूनिटरी इलास्टिक या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? इट इज़ एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि हमारा जो एक्चुअल अर्निंग है, ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं और हमारा रेंट है, ठीक है, ये इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। एक्चुअल अर्निंग हमारी, जैसे सपोज़ कर लीजिए डिमांड फॉर लेबर की हम बात करें, डिमांड की बात करें, तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी 10, 20, 30 हमारी एक्चुअल अर्निंग्स भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन ट्रांसफ़र अर्निंग्स जो हैं वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी। तो रेंट किसके इक्वल आएगा? 0, 5, 10 बढ़ता जा रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन, किस में डिफरेंस है? यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर रेंट है। ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। ये रेंट हमने डिटरमाइन किया जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर दोनों बराबर हैं, लेबर OL के। द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं और ये हमारी पूरा एक्चुअल अर्निंग्स हैं। इस पूरे में से OREL माइनस एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग्स, एक्चुअल अर्निंग क्या है? OREL, ठीक है, और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है हमारी? यहाँ पर M दे देंगे, OMEL। व्हाट इज़ रेंट? RME के बराबर हमारा रेंट डिटरमाइन होगा। तो व्हाट इज़ रेंट? RME। दिस पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज़ अवर रेंट। तो मेरे ख्याल ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं अगर आपसे बात करूं फीचर्स क्या हैं हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के रेंट के, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमारा फीचर्स क्या होंगे, ज़रा अब वो समझते जाएंगे। क्या है? अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो रेंट कुछ भी नहीं होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग दोनों ही हमारी बराबर हैं। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है तो हमारा रेंट किसके इक्वल होगा? रेंट हमारा एक्चुअल अर्निंग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र अर्निंग्स हमारी 0 के बराबर हैं। अगर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग्स। मेरे ख्याल बहुत सिंपल था, जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप मेरे ख्याल दोनों का वो भी समझ आया होगा कि हमारा डिफरेंसेस क्या हैं। रिकॉर्डो ने सिर्फ लैंड के लिए रेंट कहा है, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग के डिफरेंस को कहते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम लैंड का सिर्फ एक ही उपयोग किया जाता है, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग लैंड के बहुत सारे उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत नैरो कंसेप्ट है रिकॉर्डो का, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, वास्ट एरिया है जिसको हम कवर करते हैं। रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, रिकॉर्डो कहता है लगान को कीमत में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कीमत लगान को प्रभावित करती है, लेकिन लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता। बहुत इम्पोर्टेंट वो है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रेंट एंड प्राइस के बारे में बात करते हैं, ज़रा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो, रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो लगान है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा। लगान कीमत में शामिल नहीं होता है। रेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड
इन प्राइस। लगान कीमत में शामिल नहीं किया जाता है। अब सुने, कीमत लगान को प्रभावित करती है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो लगान बढ़ जाएगा। अगर गेहूं का प्राइस ज़्यादा है तो वो ज़मीन का लगान बढ़ा देगा, ज़मींदार ज़मीन का लगान बढ़ा देगा। लेकिन लगान ज़्यादा होने की वजह से कोई गेहूं की कीमत नहीं बढ़ाएगा। रिकॉर्डो ऐसा मानता है, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं। इन्होंने ना एक रिकॉर्डो की एक बहुत सिंपल सी वो, कॉर्न इज़ नॉट हाई बिकॉज रेंट इज़ पेड, यानी अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है क्योंकि लगान दिया गया है, ठीक है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ज़्यादा है। बट रेंट इज़ पेड बिकॉज कॉर्न इज़ हाई। तो ये हमारे रिकॉर्डो का मत है कि लगान कीमत में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी यही मत है, वो भी यही कहते हैं, लेकिन वो बड़े पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता है, यही आएगा। एक अर्थव्यवस्था के पॉइंट से लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता है। एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इंडस्ट्री भी एक बिग यूनिट है ना, तो यहाँ पर भी यही आएगा। इंडस्ट्री में भी लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता। लेकिन एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक छोटी फर्म एक छोटी यूनिट है, यहाँ पर सिर्फ एक फर्म के केस में लगान कीमत को में शामिल किया जाता है, कीमत में शामिल किया जाता है, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन आए रेंट एंड प्राइस में क्या रिलेशन है, तो आप रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग बताएंगे लगान कीमत में को प्रभावित नहीं करता है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे इकोनॉमी में नहीं करता है, इंडस्ट्री में नहीं करता है, लेकिन एक फर्म में लगान कीमत में शामिल किया जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्वासी रेंट। क्वासी रेंट, आभास लगान। आभास लगान किसे कहते हैं? आभास लगान उसे कहा जाता है जो भी मैन मेड गुड्स के लिए दिया जाता है, उसी को हम क्वासी रेंट कहते हैं। रेंट क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स पर दिया जाता है, प्राकृतिक साधन है भूमि, यानी इंसान ने नहीं बनाया भूमि को ना, तो ये प्राकृतिक साधन है जो उस पर दिया जाएगा, उसे लगान कहा जाता है। आभास लगान क्या है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है, उसी को क्वासी रेंट कहते हैं। जैसे आपने लैंड पर एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को किराए पर चढ़ा दिया, जो उसका किराया है वो आभास लगान कहलाएगा। आभास लगान क्या है? जो वस्तु मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए दिया जाता है, उसी को हम आभास लगान कहते हैं। मेरे ख्याल सिंपल था, जो सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया आप इसी तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे, राइट। अब इसका एक सीक्वेंस मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरह से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेंट, जिसमें आप पूरा रेंट के बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे टाइप्स ऑफ रेंट, जिसमें आपको अभी मैंने बताई थी, इकोनॉमिक रेंट, ग्रॉस रेंट, स्केर्सिटी रेंट, डिफरेंशियल रेंट एंड सिचुएशनल रेंट। उसके बाद आप बताएंगे थ्योरीज ऑफ रेंट, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारी रिकॉर्डियन थ्योरी थी और दूसरी थी हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, राइट। अब आप रिकॉर्डियन थ्योरी को बताएंगे। पहले रिकॉर्डियन थ्योरी क्या कहती है, इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देंगे एक